नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए, आज बहुत दिन हो गया हमारा वीडियो बनाए, क्योंकि कई दिन इसमें हम अब्सेंट थे। आज आइए आपको हम बताते हैं गुप्त साम्राज्य। इसके पहले हम आपको संगम युग बताए थे। संगम युग के विषय में इसके पहले हम आपको वीडियो में बताए थे। संगम का मतलब होता है विद्वानों की एक जो है श्रेष्ठ मंडली होती है। उसमें जो है संगम में आपको हम बताए थे 3 प्रकार की संगमें हुई थी। प्रथम कब हुई थी, द्वितीय कब हुई थी और तृतीय कौन कौन अध्यक्ष थे ना। प्रथम में जो है अगस्त ऋषि थे, द्वितीय में भी अगस्त ऋषि थे और तृतीय में कौन थे, नकीर थे। ये 3 प्रकार की संगम हुई थी। कपाटपुरम में हुई थी, इसको बताए थे ना, कपाटपुरम में हुई थी। फिर उसके बाद जो है अगस्त ऋषि जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। इन सबको बताते हुए हाँ हम आज आपको लेके चलेंगे जो है मदुरई, कपाटपुरम, फिर कपाटपुरम। ठीक है, मदुरई में हुई थी अगस्त ऋषि, फिर कपाटपुरम हुई थी अगस्त ऋषि, फिर मदुरई में हुई थी नक्कीर। ये सब जो है इसके क्या थे, अध्यक्ष। किसके, जब संगम। तो संगम को बताते हुए हम आज आपको बताएंगे गुप्त वंश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश जो है, और गुप्त वंश से जो है मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ। गुप्त वंश से क्या हुआ, मंदिर निर्माण का जो है। इसके पहले मंदिर नहीं बनते थे। गुप्त काल से जो है मंदिर जो है इसी से निर्माण, मतलब मंदिर निर्माण का प्रारंभ हुआ। किस वंश से, गुप्त काल से या गुप्त वंश से। ठीक है, आइए आपको बताते हैं गुप्त वंश जो है, इस गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था। गुप्त वंश की स्थापना जो किया था उसका नाम क्या था, श्री गुप्त था। श्री गुप्त जो है गुप्त वंश की स्थापना किया था। श्री गुप्त जो है गुप्त वंश की स्थापना किया था जो है 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर हम देखा जाए तो इसका पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो था, चंद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, लेकिन कभी कभी पूछता है गुप्त वंश का संस्थापक। हम और आप जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। तब 240 से 280 इसी का श्री गुप्त जो था, श्री गुप्त का ही पुत्र कौन था, घटोत्कच था। और घटोत्कच से कौन पैदा होता है, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये जो है चंद्रगुप्त 320 ईस्वी पे गद्दी पे बैठा, और जो है 320 ईस्वी पे चंद्रगुप्त जो है गद्दी पे बैठा, यह जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। ठीक है, महाराजा मतलब ये जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। और जो है महाराजा धीराज की उपाधि वो शासक धारण नहीं किए थे, इसीलिए जो है इसको जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। और जो है ये लिच्छवी की जो राजकुमारी थे उसका नाम कुमार देवी था। अभी पूछा था चंद्रगुप्त किससे शादी किया था, तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी किया था। ठीक है, जब कुमार देवी से शादी किया था तो उससे कौन संतान पैदा होती है जानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी से जब शादी करता है, लिच्छवी की राजकुमारी थी उससे शादी करता है, तो उससे जो संतान पैदा होती है उसका नाम था समुद्रगुप्त। ये बहुत सम्राट, बहुत मतलब महान सम्राट था। कौन, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का, और उसकी माँ का नाम क्या था, कुमार देवी। कौन थी, लिच्छवी की राजकुमारी। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, गुप्त वंश के विषय में बताया कि मैंने गुप्त काल से ही मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, ये बताए। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्री गुप्त था। श्री गुप्त का पुत्र कौन था, घटोत्कच था। और घटोत्कच का पुत्र जो होता है चंद्रगुप्त प्रथम, जिससे हम जो है 320 ईस्वी पर यह गद्दी पर बैठा, जिसे हम गुप्त वंश का मतलब जो है गुप्त वंश का क्या मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। ठीक है, और ये जो है लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है, और जो है उसके तौर पर उसका एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम क्या था, समुद्रगुप्त था। अब समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछते हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। और कहा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा, स्मिथ ने कहा। कौन कहा, स्मिथ। आपकी किताबों में इसमें नहीं दिया है लेकिन अगली किताबों में दिया है। स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा, नेपोलियन। पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा, स्मिथ ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण की 12 सम्राटों, यानी दक्षिण के 12 राजाओं को उत्तर के 9 राजाओं को परास्त किया था। सोचिए, दक्षिण के 12 राजाओं को परास्त किया, उत्तर के 9 राजाओं को परास्त किया। इन सबको विजय को देखते हुए स्मिथ महोदय ने इसे भारत का क्या कहा, नेपोलियन कहा। अगर पूछता है नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। कौन कहा था, डेविड स्मिथ ने कहा था। क्यों कहा था, इसने दक्षिण के 12 राजाओं को परास्त किया था, उत्तर के कितने राजाओं को परास्त किया था, 9 राजाओं। और जो है इसका सबसे, इसमें जो है इसको देखेंगे, इसको जो सिक्का था वो 6 प्रकार के सिक्कों चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और समुद्रगुप्त शायद 8 प्रकार का चलाया था। अभी जब सिक्कों में आगे तो हम इसको बता देंगे। ये जो है समुद्रगुप्त था वीणा का बहुत शौकीन था।
इसके सिक्कों पर इसको देखेंगे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है, किसको? समुद्रगुप्त को। इसके जो सिक्के हैं उस पर देखेंगे कि बीड़ा को बजाते हुए दिखाया गया है, यानी इससे लगता है कि संगीत का प्रेमी था, विष्णु का उपासक था। ठीक है, देखिए लिखा गया गुप्त संवत। देखिए गुप्त संवत 319 देखिए अभी आपको हम संवत बताए थे। गुप्त संवत कब था? 1920 से। विक्रमी कब संवत कब था? 57। विक्रमी कब था? 57। शक संवत कब था? 78। हिजरी संवत कब था? 622। मोहम्मद साहब ने प्रारंभ किया था। ये सब संवत याद करिए। हिजरी संवत 622 मोहम्मद साहब, उसके बाद विक्रमी संवत 57, शक संवत 78 जो चल रहा है, शक संवत जो हम देखते हैं। ठीक है, और जो है इसके बाद जो आ गया आपका गुप्त संवत 619 से 20 कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ये आपको याद करना, इस संवत से क्वेश्चन पहुंचता है कि इस गुप्त संवत कौन चलाया था? शक संवत कनिष्ठ शासक वही था ना, शक कनिष्ठ था वही, जो आज अपने यहाँ शक संवत चल रहा है वो 78 ईसा पूर्व माना जाता है। विक्रमी 57 माना जाता है। ठीक है, हिजरी 622 माना जाता है, मोहम्मद साहब वाला है। और गुप्त संवत 619 कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त, जो हम आपको बता चुके हैं समुद्रगुप्त हुआ, जो दक्षिण के 12 और उत्तर के 9 शासकों को क्या किया था? 9 शासकों को पराजित किया। इसी कारण डेविड स्मिथ महोदय ने इसे भारत का क्या कहा? नेपोलियन कहा। किसे? समुद्रगुप्त को। यह परम भागवत की उपाधि ग्रहण की। सीखिए, यह जो है परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि होती है। परम भागवत की उपाधि कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। कविराज भी कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। क्यों कविराज कहा जाता है? क्योंकि इसके सिक्के पर इसे बीड़ा को बजाते हुए दर्शाया गया है। जब बीड़ा को बजाते हुए दर्शाया गया तो इसे लोग भाई कविराज भी कहते थे, क्योंकि ये बीड़ा का शौकीन था समुद्रगुप्त। ठीक है, देखिए सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। इसका दरबारी कब? बाणभट्ट था। बहुत पूछता है, बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? बाणभट्ट जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। प्रयाग का जो प्रशस्ति है किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्त को, हाँ, इसकी रचना है बाणभट्ट की। ठीक है, प्रयाग प्रशस्त, प्रयाग अपने आप बगल में है, आप प्रयाग के बगल में है, वहाँ प्रयाग की जो प्रशस्ति है जो लिखा गया है, कौन लिखा था? बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, एक बार मेरी बात को आप लोग सुने रहेंगे, दोबारा किताब पढ़ेंगे तुरंत आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार सब कुछ पढ़ते चलिए, सब कुछ पढ़ते चलिए, जितना याद हो उतना 25% याद होगा, 75 तो याद नहीं होगा। दोबारा जब पढ़ेंगे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए फिर किताब पढ़िए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया किसको? समुद्रगुप्त को। इसीलिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? कविराज कहा जाता। क्या कहा जाता था? कविराज। और जो है यह जो है अपने सिक्कों पर जो है बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है किसको? समुद्रगुप्त को। और इसका दरबारी कब पूछता है? बाणभट्ट किसका दरबारी कब था? समुद्रगुप्त का। बाणभट्ट किसका दरबारी कब था? समुद्रगुप्त। क्या उसका है? प्रयाग प्रशस्त। क्या है? प्रयाग प्रशस्त लिखा गया है। प्रयाग जो है, जो प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना की, प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना कौन किया था? बाणभट्ट। प्रयाग प्रशस्त लेख की रचना कौन किया था? बाणभट्ट। बाणभट्ट कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कब था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना? क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चन यही पूछ, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। लेकिन क्यों कहा जाता था? हमने आपको बताया कि दक्षिण के 9 राजाओं को हराया, दक्षिण के 12 राजाओं को, उत्तर के 9, इसलिए स्मिथ ने इसको जो है भारत का, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। यहाँ से गुप्त वंश कब होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया। संस्थापक कौन था, यहाँ बन गया। घटोत्कच का पुत्र वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम का किससे विवाह किया था? लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से किया था। कुमार देवी से कौन संतान पैदा होती है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत में क्या कहा जाता था? ठीक है, और समुद्रगुप्त किससे विवाह करता है ये जानते हैं? उसकी पत्नी का नाम था कुबेर नागा। ठीक है, कुबेर नागा भी कल उसको, सबकी पत्नियों को हम कल बताएंगे, अलग से लिख देंगे। ठीक है, आज पहले इसका सुन लीजिए, उसको और वहाँ विस्तार से चलेंगे क्योंकि 2 दिन में लगेगा चैप्टर। तो देखिए यहाँ तक जानकारी क्लियर हुई ना? आइए देखिए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम से कौन, देखिए पहले शुरू करिए। गुप्त वंश की स्थापना कौन किया था? श्रीगुप्त। उसका पुत्र कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था, इसी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का पुत्र कौन होता है? समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इस बहुत ही बुद्धिमान था। इसके पास जो है 9 रत्नों की, 9 कवियों की एक मंडली थी। किसके पास? चंद्रगुप्त द्वितीय के पास। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय
पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उस समय विद्या के प्रमुख केंद्र कौन थे? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जान रहे हैं बिहार में है, ठीक है। पाटलिपुत्र और उज्जैनी जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विद्या के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। कोई कभी कभी पूछता है पाटलिपुत्र किसके समय विद्या के प्रमुख केंद्र थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और उज्जैनी उस समय था। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, साहब चंद्रगुप्त का द्वितीय का दरबारी कब था? राज कवि था। साहब एक थे, हाँ साहब महोदय जो है पूछता है साहब किसके दरबारी कब थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी, ठीक है। कितने? कालिदास इसी में थे। कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बहुत पूछता है कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में रहते थे। ये अग्रणी थे। जो 9 मंडली थी, 9 लोगों में कालिदास बहुत फेमस थे। सोचिए 9 विद्वानों की मंडली किसके दरबार में थी? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और उधर कौन रखा था? अकबर के पास नवरत्न थे। उधर कौन रखा था? ओ 9 लोग अष्टदिग्गज उनके पास थे, ठीक है। अष्टदिग्गज वहां थे विजयनगर में जब था, ठीक है। देखिए, और 9 विद्वानों की मंडली किसके दरबार में थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। अब उनका नाम पूछत के रहा था। पहले के रहे, देखिए कालिदास थे, बहुत फेमस थे। उसके बाद धनवंतर थे, ठीक है। धनवंतर थे। छपड़क महोदय थे। छपड़क जो थे किसके जानकार थे? फलक ज्योतिष के विद्वान थे। फलक ज्योतिष के विद्वान छपड़क थे। अमर सिंह थे, ये मतलब जो है कोशकार थे। अमर सिंह ये विद्वान थे। शंकु थे, क्या थे? शंकु जो वास्तुकार थे। इसके बाद बेताल भट्ट, घटकर पर, बरामिहिर जो थे खगोल विद्या के बहुत बड़े ज्ञानी थे। ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसी के समय कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कहाँ का निवासी था फाहियान? फाहियान चीन का निवासी था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। उसने किस पुस्तक को लिखा था? फोयुकी लिखा था, ठीक है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार? गुप्त शासक, उसको मौर्य वंश में आया था, ठीक है। मौर्य वंश में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, दोनों में अंतर करना है। वो मौर्य वंश था चंद्रगुप्त, ठीक है। एक गुप्त वंश पढ़ा रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। उसकी फेमस पुस्तक इंडिका है। क्या है? इंडिका लिखा था। लेकिन हम आपको बता रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। और हुआनसेंग किसके दरबार में आया था? ये भी चीनी यात्री था। हाँ, हुआनसेंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हु क्योंकि इसकी पुस्तक है, क्या है? हु क्योंकि, ठीक है। वो हर्षवर्धन के दरबार समय में आया था, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान आया था। चंद्रगुप्त जो था, इसके जो है, जो इसका जो था, इसके जो है कहने का मतलब दरबार जो था, इसके दरबारों में 9 विद्वानों की मंडली थी। उसमें हम आपको बताए थे धन्वंतरी थे, कालिदास थे, छपड़क जो है फलक ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह थे, कोशकार थे, शंकु वास्तुकार थे, बेताल भट्ट थे, घटकर थे, बरामिहिर जो है खगोल विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे, एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। कालिदास अग्रणी थे, कहने का मतलब कालिदास थोड़ा उनमें ज्यादा अग्रणी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन सर्वमतावलंबी था। देखिए इनका जो सचिव था, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव था, उसका नाम क्या था? वीरसेन। बहुत पूछता है वीरसेन कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था? ये सचिव था उसका, जो है ये शैव मतावलंबी था। किसको धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ, जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कभी कभी पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कौन? हाँ, कुमार गुप्त। लेकिन कुमार गुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त द्वितीय की। लेकिन इस बार आयोग जो टीईटी 2019-20 की परीक्षा हुई है, आयोग इसको मान नहीं रहा है कुमार गुप्त। देखिए आपकी किताबों में लिखा है कुमार गुप्त को नहीं मान रहा है वो, क्योंकि किताबों में लिखा है चंद्रगुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय टीईटी में आया था। तो चंद्रगुप्त जो है, स्कंद गुप्त जो है क्या किया है, इसका नाम वो है क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है उत्तराधिकारी था कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त जो है नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया था? स्थापना किया था। बहुत पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? किताबों में कुमार गुप्त दे रहा है, लेकिन अभी आयोग माना नहीं है कुमार गुप्त को, ठीक है। अब यहाँ दिया है। तो कहने का मतलब जो है, अब नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। अब आगे कुमार गुप्त न, देखिए कितना से चल रहा है, आया ना चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त के बाद कुमार गुप्त, कुमार गुप्त बाद स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के हूणों का बहुत आक्रमण हुआ, ठीक है। इसका जो है भीतरी स्तंभ लेख है, भीतरी स्तंभ लेख किसका है? इसी का है, कुमार गुप्त का। तो इसी का जानकारी मिला था कि हूणों का आक्रमण, आप लोगों में नहीं हाई लेवल परीक्षाओं में पूछता है हूणों का आक्रमण सबसे अधिक किसके काल में हुआ था? तो स्कंद गुप्त के में। और किससे जानकारी मिलती है? स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से। किसकी अभिलेख से? भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंद गुप्त को। उससे क्या जानकारी मिलती है? हूणों के आक्रमण की, ठीक है।
कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी अस्कंद हुआ। अस्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया। बहुत पूछता है, गिरनार पर्वत पर जो है सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था? अस्कंद गुप्त कराया था। और अस्कंद गुप्त के हम दो चीज जानिए, अस्कंद गुप्त जो है इसी के समय जो है हूणों का क्या हुआ? आक्रमण हुआ। इतना जानिए, सबसे ज्यादा हूणों का आक्रमण हुआ। हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अस्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से मिलती है। ठीक, एक चीज हुआ। दूसरे इसने जो है सुदर्शन झील का क्या कराया था? निर्माण कराया था। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का क्या कराया था? निर्माण। बस इतना दोनों जाइए, बस इसके बाद मत जानिए। हर शासकों के विषय में 2-4 पॉइंट जान जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। आपने समुद्रगुप्त विषय में एकदम जान के, भारत का नेपोलियन था। क्यों था? क्योंकि दोहे दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया, उत्तर के 9 यनाति कहन के कहे स्मित महोदय कहन है। और एक क्वालिटी कहाँ रही? 11 प्रकार के सिक्के चलाए थे। भी सिक्कों को बताएंगे तो उसमें बता देंगे। इसकी क्वालिटी थी, ये जो है बीड़ा का बहुत शौकीन था। इसके सिक्के पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, इन सबको बताते हुए इनका उत्तराधिकारी बताओगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। लेकर के 9 विद्वान रहा थे। कालिदास सबसे प्रमुख विद्वान थे। 9 विद्वानों का नाम आप याद कर लीजिए। नहीं याद हो तो हमें ट्रिक बताओ, याद हो जाएगा। ठीक, मेरे पास ट्रिक है, याद करने के ट्रिक याद हो जाएगा। कभी कभी पूछता है बारहमीर काव्र है। बारहमीर जो है खगोल शास्त्री थे। क्या थे? खगोल शास्त्री थे। ठीक है, छपड़ा काव्र ने फलित ज्योतिष जानकार बहुत अच्छा रहे। ठीक बात है। और कालिदास का आप लोग जानते ही हैं। कहने का मतलब इस प्रकार से 9 विद्वान रहते थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और एक केम के आया रहा विदेशी यात्री? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था, जिसने फोक युग की रचना की। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। ठीक है, कुमारगुप्त हुआ जो नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया था? स्थापना किया था। कुमारगुप्त उत्तराधिकारी कौन हुआ था? अस्कंद गुप्त हुआ। अस्कंद गुप्त के में क्या आप जानेंगे? अस्कंद गुप्त में सिर्फ इतना जानिए कि इसी के समय हूणों का आक्रमण हुआ। हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? अस्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। और अस्कंद गुप्त का कह रहे हैं, अस्कंद गुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर क्या निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, इसके बाद परदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। उसका जो परदत्त था उसे सौराष्ट्र का गवर्नर कौन नियुक्त किया? हाँ, बहुत अच्छा। अस्कंद गुप्त ने परदत्त को सौराष्ट्र का क्या नियुक्त किया था? गवर्नर। कभी कभी पूछता है सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो हाँ, परदत्त को। कौन नियुक्त किया था? अस्कंद गुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक के रहा? विष्णुगुप्त रहा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। और हूणों का आक्रमण हम आपसे बताया कि अस्कंद गुप्त के में सबसे ज्यादा हुआ है। अब इसके बाद इनकी जो कैसे कैसे इनकी मंडली थी, क्या क्या थी, कितने प्रकार के सिक्के चलाए हैं, इसको जो है हम कल के वीडियो में बता देंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।